नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक जारी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी शामिल। तो नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय चुनाव की तैयारियों पर यह चर्चा मानी जा रही है। तो ये बड़ी बैठक दिल्ली में इस वक्त चल रही है। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी की यह बड़ी बैठक है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही तमाम पदाधिकारी जो कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय चुनाव की तैयारियों पर यह चर्चा हो रही है, क्योंकि तीनों ही जगह चुनाव होने हैं और इस चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी मैदान में किस तरह उतरना है, इस पर कहीं ना कहीं ये चर्चा की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तो बीजेपी की ये चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए चूंकि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और इस चुनावों से पहले जहां त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में ये चुनाव होना है और इसी की तैयारियों को लेकर बीजेपी की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या रणनीति होगी मैदान में उतरने के लिए, किस तरह से चुनावी तैयारियां करनी है, बीजेपी का कैंपेन क्या होगा, इन तमाम बड़ी बातों पर इस दौरान चर्चा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह इसमें शामिल हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, बीजेपी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर अब बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है और माना जा रहा है कि इस बैठक में रणनीति तय होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी नागालैंड की बात करें, इन सभी राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो टिकट का बंटवारा है वो इस तरीके से की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो ज्यादातर सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए। यही कारण है कि कल भी जो संबित पात्रा हैं वो उनके यहाँ एक बैठक हुई है और जितने भी जो प्रदेश के, त्रिपुरा की अगर हम बात करें, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक साझा रणनीति बनाई है और सूत्र यही बताते हैं कि त्रिपुरा और मेघालय को लेकर एक सूची जो है प्रत्याशियों की वो भी तैयार कर ली गई है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है तो इस बैठक में इन सूची पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सहमति जो है वो भी बन सकती है। हालांकि कई अन्य नामों को लेकर भी यहाँ पे चर्चा चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी से चाहती है कि तमाम नामों को लेकर कहीं ना कहीं फाइनल जो मुहर है वो केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा लगा दिया जाए, ताकि जो भी प्रत्याशी इन चुनाव में उतरे उनमें ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाए, वो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में जा पाए, चुनाव प्रचार कर पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी जानती है कि अगर जल्द से जल्द इन नामों पर फैसला नहीं लिया गया तो प्रत्याशियों को कम समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने के लिए और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है और इस बैठक में तमाम जो केंद्रीय चुनाव समिति से जुड़े हुए लोग हैं, जो पदाधिकारी है वो मौजूद हैं और हर एक बिंदु पर अगर हम बात करें तो बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही किसी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। हालांकि अंतिम जो निर्णय है आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद ही लिया जाता है, तो संभवतः कुछ दिन में जो पहली सूची है इन राज्यों के प्रत्याशियों की बीजेपी की वो भी जारी हो सकती है। तो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, खासतौर पे 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो
क्योंकि तीनों ही राज्यों में करीब 60-60 से जो सीटें हैं विधानसभा की वो आती हैं और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जितने भी छोटे राज्य हैं वहां पे जो फाइट होती है चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे, वो काफी तगड़ी होती है। यानी कि जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके जीत का जो मार्जिन होता है काफी कम होता है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से इन 3 राज्यों में सिंगल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो। इसी को लेकर आज कहीं ना कहीं केंद्रीय चुनाव समिति में एक जो बैठक है वो चल रही है और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चुनाव से जुड़े हुए चर्चा हो सकती है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए कई विषयों पर ये चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने दी है कि हो सकता है कि प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट भी हो जाए। कितनी संभावना है कि ये लिस्ट, पहली जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है? हालांकि ये इसमें वक्त भी लग सकता है पीयूष। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां पे 2 से 3 जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर कहीं ना कहीं असमंजस की जो स्थिति है वो बनी है। खासतौर पे अगर हम त्रिपुरा की बात करें या मेघालय की बात करें, वहां पे ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ऐसे गठबंधन भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना दावा करेगी इन राज्यों में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी दें। तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि त्रिपुरा और मेघालय में अगर हम बात करें, पहली जो लिस्ट अगर भारतीय जनता पार्टी जारी करती है तो संभवतः 30 के आसपास जो प्रत्याशियों की सूची है, जो नाम है, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा सकती है, क्योंकि सूत्र यही बताते हैं कि मेघालय और त्रिपुरा में करीब 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम पर जो आम सहमति है, पार्टी के अंदर जो अंदरूनी सहमति है, प्रदेश स्तर पर जो लगातार बैठकें की गई और दिल्ली में भी बैठकें की गई, उसको लेकर एक सहमति बना ली गई है। एक रणनीति बनाई जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से और भी जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है उस पर लेकर किस तरीके से चर्चा की जाए, क्या कुछ फैक्ट्स देखे जाएं कि वो प्रत्याशी वहां पे मजबूत है, कि क्या कुछ उसकी स्थितियां है, और इसको तमाम चीजों को लेकर ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जो समितियां हैं, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो एक सूची बनाएंगे और वो आला कमान तक भेजेंगे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में मुहर लगती है। और आज जो सूत्र यही बताते हैं कि तमाम नामों को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि 1-2 जो सूची है वो प्रदेश की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति को दी गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो उनकी जो सहमति है वो जरूरी है। और यही कारण है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है उसमें तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा होगा चुनाव से जुड़े हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को और से ज्यादा जो मजबूत है वो किया जा सके। और विधानसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जो राज्य हैं वो उस पर भारतीय जनता पार्टी अगर काबिज होती है तो निश्चित रूप से इसका जो फायदा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अभी से ही चुनाव की जो तैयारी है विधानसभा की उसमें जुट चुकी है। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत भी रही है कि जब एक चुनाव खत्म होता है तभी से वो दूसरे चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है। और यही कारण है कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कुछ दिन पहले ही चुनाव से आमतौर पर बुलाई जाती है, लेकिन आज जो बैठक चल रही है इसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा त्रिपुरा के जितने जो पदाधिकारी हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति में हैं उन्हें बुलाया गया है। वो कल भी यहाँ पे आए हुए थे और संबित पात्रा के घर पर एक बैठक हुई थी और उसमें भी तमाम तरीके की बातों को लेकर चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से एक जो बड़ी महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पीयूष, जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तब भी एक अलग सत्र रखा गया था कि जो विधानसभा चुनाव 9 राज्यों में होने हैं उस दौरान क्या रणनीति होगी, क्योंकि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव चाहे वो गुजरात हो, हिमाचल हो, और इन चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उससे आगे सीखते हुए रणनीति में बदलाव क्या होगा या आगे किस तरह की रणनीति अपनानी है, इस पर चर्चा की गई थी। और देखिए वही चीजें अब जमीनी स्तर पर उतारते हुए बीजेपी नजर आ रही है। देखिए अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी ये काफी बड़ी जिम्मेवारी है कि जो आने वाले दिनों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से और जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं जो दारोमदार है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो केंद्र से जुड़े हुए विकास के जितने कार्य हैं वो खासतौर पे मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के ऐसे जो दूरस्थ इलाके हैं वहां पे किस तरीके से पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें कई अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर संपर्क करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन जो पहले चलाया जा रहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया गया है और कहा गया है
कि जो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, इसके अलावा घर पे लोग जो जा रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो लोगों से उनकी समस्या जाने, और समस्या सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि समस्याओं का निदान करने का भी जो पार्टी स्तर पर जो प्रयास है, वो सरकार स्तर पर जो प्रयास है वो कराएं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां पे हार का सामना करना पड़ा था, वहां पे किस तरीके से जो वहां के मंत्री हैं उन्हें किस तरीके से जिम्मेवारी दी जा सके, चाहे केंद्र में राज्य मंत्री हैं उनको किस तरीके से जिम्मेवारी दी जाए, ताकि वो वहां पर जाए, चुनाव प्रचार करें और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बूथ पर, उस क्षेत्र में मजबूत कर पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए पीयूष। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस का इंतजाम ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद अपने सुरक्षा कर्मियों की सलाह पर उन्होंने आज की यात्रा रद्द कर दी है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि शनिवार और रविवार को इस यात्रा तथा इससे जुड़े कार्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षक और विधायक प्रत्याशी के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी प्रत्याशी बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, ये दावा किया। केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हर किसी को रास आ रही है और सरकार निरंतर उनके हित में कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य करने वाली पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण देने के जवाब में कहा कि वो एक अच्छे जन सेवक थे, इसीलिए उन्हें सम्मान दिया गया है। के पहले जब किसी की सरकार रहती थी तो कोई एक परिवार और एक जाति के महापुरुषों को सम्मान देते थे। हम श्री मुलायम सिंह यादव जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको एक जनसेवक के नाते उनके सम्मान में पद्म विभूषण प्रदान किया। यही सम्मान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को भी देने का काम किया गया था, जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि। श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला, स्वागत करने की जगह जो बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे जिन्हें समाजवादी मानते हैं, इनके समर्थन से केंद्र में 10 वर्ष सरकार चली, कोई सम्मान इन्होंने उनको दिलवाया है क्या? कांग्रेस के ही नेता माने जाते थे, लेकिन भारत रत्न सरदार लौह वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विशालतम प्रतिमा स्थापित करने का काम गुजरात की धरती पर हुआ। ये कोई कांग्रेसी कभी उनको प्रणाम करने गए नहीं गए। और अधिक जानकारी के साथ राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, इस दौरान शिक्षक प्रत्याशी के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार करते हुए भी प्रचार प्रसार बातचीत करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम कल शाम को यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने जो पार्टी की कार्यकर्ता हैं और जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और शिक्षक विधायक जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल तिवारी, उनके लिए चुनाव जिताने के लिए भरसक जो प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए वो लगातार जिलों में पहुंचकर और मंत्रणा कर रहे हैं और जो भी शिक्षक हैं उनसे मिल रहे हैं। तो इसी को लेकर आज झांसी में इन्होंने मंत्रणा भी की है और बैठक भी की है। इसके बाद करीब 2 घंटे तक यहाँ झांसी रुके हैं सुबह और यहाँ से वो जालौन के लिए रवाना हो गए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी को देने के लिए।
अब बात आगरा की करेंगे। आगरा में पुरानी धर्मशाला की खुदाई में 4 साल की बालिका की मौत और 3 लोगों के घायल होने के माहौल गर्म है। और इसी बीच बीजेपी के नेता और यूपी सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पीड़ित परिवार को चेक देने पहुंचे। इस दौरान वो पीड़ित परिवार पर बिफर पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री योगेंद्र उपाध्याय धर्मशाला मामले में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पीड़ितों से बातचीत करने और सहायता राशि देने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी भाषा धमकाने वाली नजर आई और वो पीड़ितों को कहते नजर आए कि मैं अलग टाइप का नेता हूं, चेक चाहिए या नहीं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं बहुत दूसरे टाइप का नेता हूँ, मैं सही बात भी बोल दूंगा तो फिर आपको बुरी लगेगी। क्यों हो रहा था ये सब? क्यों नहीं आप लोगों ने किसी ने हमसे कहा? जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा था तब वो खोद रहा है और आप लोग देख रहे हो। उसको जेल भिजवा दिया। और क्या चाहिए? जेल भेज दिया, वो चला गया। ये चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? आप रखिए। फिर आगे हम कह रहे हैं बगाने की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मोबाइल हटाइए भैया। अभी बात कर रहा हूँ, सब में आ रहे हैं। आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुंचना है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, और मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुंचता हूँ तो यो करके देखने लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से इसको रख लीजिए। दूसरी बात ये, आप इसको ठीक से बचा के मोड़। दूसरी बात ये कि आपका जो भी इलाज चलेगा वो सरकारी खर्चे पे होगा। जो दोनों बच्चे का इलाज चल रहा है ना, उसमें आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर आपने कुछ दवा वगैरह का दिया भी है तो हमें दे दीजिए। ठीक है भाई, हाँ उसको दे ले हमारे पास। अब तीसरी बात ये जो मकान है उसके लिए आप एक काम करिए, डूडा के मकान, डूडा के जो 6-7 लोग हैं, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 7 हो, 6 हो, 5 हो, जो हो, उनको डूडा का मकान अलॉट कर दीजिए, जिससे इनके रहने की व्यवस्था हो जाए। ठीक है सर। उन्होंने ये बोला था आपको अगर चेक लेना है तो मत लो। अब मैंने वापस करने का नहीं बोला तो बोले दे दो वापस हमें। मैंने कहा हमारी सरकार की हमारी कुछ वो जिम्मेदारी नहीं, फिर आप अपने लेवल से स्तर से अपने काम करो। अब संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तो मैं सड़क पर हूँ भाई। मेरे मकान का सब मलबा में माल दबा हुआ है, पैसे दबा हुए हैं, सब मेरा जो भी कुछ है उसमें मैं तो आज की तारीख में बिल्कुल सड़क पर बेघर हो गया हूँ। अब 2 लाख का उन्होंने चेक दे दी तो इससे मतलब मेरी कुछ संतुष्टि। और फिर 2 लाख के चेक के लिए मैं क्या कहूँगा? अब मेरी बच्ची तो चली गई, अब बच्ची की भरपाई तो पैसे तो करेगा नहीं। उन्होंने ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम आवास पर कल होगी कैबिनेट की बैठक, शाम 4:30 पर होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो ये कैबिनेट की बैठक का चूंकि हर मंगलवार को आयोजित होती है, लेकिन लगातार दौरों की वजह से ये बैठक अब जिस तरह से अलग अलग दिन आयोजित की जा रही है, तो कल ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े, कृषि से जुड़े कई प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं जो पास किए जा सकते हैं, जिन पर मुहर लग सकती है। तो सीएम आवास पर ये कल कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। शाम 4:30 बजे के करीब ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखिए, ये वो प्रस्ताव होते हैं जो जनता से सरकार ने वायदे किए थे। इसके साथ ही जो विकास के पहिए को आगे बढ़ाता है, उन प्रस्तावों को इस दौरान पेश किया जाता है और उनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर लगती है। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या जानकारी मिल रही है? कल कैबिनेट की बैठक है और माना जा रहा है कि हमेशा की तरह इस कैबिनेट बैठक में भी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है? क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक करते हैं। चूंकि इस बार मुख्यमंत्री व्यस्तता के चलते ये बैठक नहीं कर पाए हैं, तो कल ये बैठक शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी।
जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रधानमंत्री भाग लेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उनको लेकर कैबिनेट पर चर्चा होगी। खास तौर पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए मामले, चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए मामले, साथ ही साथ वो प्रोजेक्ट जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में चल रहे हैं उनसे जुड़े हुए कई मामले, जिसमें परिवहन विभाग के भी प्रस्ताव शामिल हैं, जिनको लेकर कल इस पर चर्चा होगी। ग्राम विकास विभाग से भी जुड़े हुए प्रस्ताव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम और साथ ही साथ जो विभिन्न नगर पंचायत और जो परिषद हैं उनके क्षेत्राधिकार को भी बढ़ाया था, तो उनसे जुड़े हुए, उनको बजट देने से जुड़े हुए, जिसमें कई जो योजनाएं हैं उस क्षेत्र में बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कई ग्राम सभाएं नगर निगम, साथ ही साथ पालिका परिषद और नगर पंचायतों में शामिल की गई हैं, तो उनसे जुड़े हुए, उनके विकास से जुड़े हुए प्रस्ताव भी कल इस बैठक में है। तो निश्चित तौर पर इन अहम मुद्दों को लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों, साथ ही साथ मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ ये बैठक करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे और जिन जिन प्रस्तावों पर कल यूपी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी उनका इंप्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जो एक टारगेट लेकर चल रही है कि 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल को लेकर जो लक्ष्य तय किए गए हैं, उस लक्ष्य के हिसाब से इन कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव हैं वो लिए जाते हैं, उसके बाद चर्चा के बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो सीएम आवास पर ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, चूंकि सरकार के द्वारा जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को कहीं ना कहीं पूरा करते हुए इन प्रस्तावों के माध्यम से उन पर मुहर लगती है और इसके बाद उत्तर प्रदेश के विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेते हुए ये प्रस्ताव 4:30 बजे कल ये बैठक होगी। चूंकि हर मंगलवार को ये बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन तमाम दौरों की वजह से, प्रदेश के मुखिया के और व्यस्तता की वजह से इसमें बदलाव भी होता है। पूरे देश में 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन यूपी में अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील के गांव लखटी के एक प्राइमरी स्कूल में बवाल हो गया। यहां एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ शिक्षक एक मुस्लिम शिक्षक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम शिक्षक ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित क्यों नहीं की और राष्ट्रगान में शामिल क्यों नहीं हुए। वहीं वीडियो में मुस्लिम शिक्षक का कहना है कि मुस्लिम धर्म में किसी भी तस्वीर के आगे मत्था टेकने से मना किया गया है, जिसके बाद स्कूल स्टाफ ने मुस्लिम शिक्षक को बाहर निकाल दिया। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की बात कही है। ये अलीगढ़ जनपद में हमारा गोंडा विकास क्षेत्र है, उसमें कंपोजिट विद्यालय है हमारा लखटोई, उसका वीडियो बताया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी तफ्तीश की गई है और इसमें ये बताया गया है कि एक हसमुखदीन टीचर है, उन्होंने राष्ट्रगान या सरस्वती प्रतिमा और महाभारत की प्रतिमा पर फूल्यार्पण करने से मना किया है। इस तरह का वीडियो ये वायरल हुआ है। इसकी जांच हम क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा हम करा रहे हैं। अगर ये इसमें सत्यता मिली है तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई कर। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रही है। इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जैसे ही एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने ध्वजारोहण किया, तभी एएमयू के छात्रों ने वाइस चांसलर के सामने ही अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एएमयू के पूर्व छात्र और बीजेपी नेता निशित शर्मा ने कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने केंद्र सरकार से एएमयू वीसी को कटघरे में खड़ा कर तत्काल निलंबित करने की मांग की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है। इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक
अलगाववादी सोच को दर्शा रहे हैं। इस वीडियो को मैं पुलिस प्रशासन पर सौंपकर यह मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच इस वीडियो पर रखी जाए। था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। एमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया। इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में हमेशा से कहा गया है कि आतंकी और जिहादियों का गढ़ है। आज गणतंत्र दिवस जो कि एक राष्ट्रीय पर्व है और इस अवसर पर जिस तरीके के नाराए तकदीर अल्लाह अकबर के नारे गणतंत्र दिवस की परेड के बाद लगाए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए। वहीं वहाँ के प्रॉक्टर वसीम जो है जांच की बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितनी जांच करेंगे वो। CNRC के नाम पर यहाँ पर आतंकवादी बातें हुई, यहाँ पर देश की रेल की पटरियों में खून और मवाद भरने की बातें हुई, यहाँ पर भारत के विभाजन की नींव जो है इस विश्वविद्यालय में रखी और इसके संस्थापक पूरी तरीके से हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के रहे हैं। आज टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर सक्रिय है। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार से इस पर तत्काल कार्रवाई करे और यहाँ के वाइस चांसलर को तत्काल निलंबित कर उन पर जांच बिठाई जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं और वो अपने आप को भाजपा और संघ का समकक्ष बिठा करके एक ढोंग कर रहे हैं। उनका नकाब उतरना चाहिए। इस तरीके से चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।